गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लीना खानोलकर आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में स्वागत करती हूँ। करंट सिनारियो में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि है फाइनेंशियल कोच मिस्टर रंजन नागरकट्टे जी। रंजन सर, मैं ग्रुप ऑफ इंडियाज लीडिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बिहाफ में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रंजन सर का थोड़ा परिचय करवाना चाहूँ। रंजन सर इंस्ट्रासॉफ्ट सॉल्यूशंस के सीईओ है। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंशियल मार्केट डोमेन में प्रोडक्ट सेल्स और ट्रेनिंग का उनका 21 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स यूज करते हैं। रंजन सर फाइनेंशियल एडवाइजर इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर ट्रेनर है। उन्होंने आज तक अलग अलग मंच से 3500 से भी ज्यादा सेशंस लिए हैं। उसी तरह वे सेलिब्रिटी और HNI कैनवासिंग भी करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बिहाफ में इंडिया और अब्रॉड में इन्वेस्टर लिटरेसी मीटिंग्स भी लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते वक्त सारे एडवाइजर्स जिनकी सलाह लेते हैं, उन्हें आज हमें रूबरू सुनने का मौका मिला है। तो मैं रंजन सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप फाइनेंशियल प्लानिंग का योग्य मार्गदर्शन यहाँ उपस्थित सभी को दें। थैंक यू। Thank you, Lina. Friends, at the outset, I would like to thank all the leading advisors जिन्होंने आज मुझे इस सेशन में इनवाइट किया हुआ है, and I would like to welcome all the esteemed investors for today's meeting. मैं गारंटी देता हूँ कि आज के मीटिंग में कुछ भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं होगा। I would be just educating in today's investors meet. जैसे लीना ने बताया हुआ है, मैं काफी इन्वेस्टर मीट लेता हूँ, and the objective of investor meet is just to educate investors. I am very sure आज के एजुकेशन में काफी सारा नॉलेज मिलेगा, जिसके कारण आई एम वेरी श्योर आने वाले दिनों में आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। एंड आई एम वेरी श्योर आपके एडवाइजर्स ने ऑलरेडी काफी सारा चीज आज जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी आपके एडवाइजर्स ने शेयर किया होगा, बट आई एम वेरी श्योर आज के सेशन में आपको ना एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मैं अभी अपना पीपीटी शेयर करके आज का सेशन शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, सेशन अराउंड 75 मिनट्स का रहेगा। आई रिपीट, सेशन अराउंड 75 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब सेशन चालू है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, बट आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ऑल क्वेश्चंस जो भी आप चैट बॉक्स में पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। क्वेश्चंस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, क्वेश्चन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आप मुझे पूछ सकते हो एंड आई मीन ट्राई टू गिव द बेस्ट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने काफी सारा इन्वेस्टर मीट लिया हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया ऑल्सो इन अब्रॉड। आई एम वेरी श्योर मेरे जो आंसर्स रहेंगे आपके ऑब्जेक्शन के लिए वो काफी अच्छा आंसर्स रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं अपना स्क्रीन को शेयर करके अभी मैं सेशन को शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं 3 टॉपिक्स लेने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे सिंस इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब देश गरीब रहता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग रहता है, जब देश डेवलपिंग रहता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग रहता है, और जब देश डेवलप्ड हो जाता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग रहता है। तो इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे जब गरीब देश थे, इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट कर रहे थे जब देश डेवलपिंग था, और इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जब देश डेवलप था। ये मैं फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैंने बहुत सारे डेवलप कंट्री का रिसर्च किया हुआ है। जब देश गरीब रहता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज रहता है, और जब देश डेवलप हो जाता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि एज एन इन्वेस्टर हम कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं, हम SIP में कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी गोल्ड में कर सकते हैं, FD में कर सकते हैं,
पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, बट जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे हमको 4 चीजों का टेक केयर करना जरूरी है। तो 4 चीज कौन कौन से चीज है वो मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। आई एम ऑफ द ओपिनियन 4 चीज को टेक केयर करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं जाएगा। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अराउंड 5 कॉन्सेप्ट्स आज एजुकेट करने वाला हूँ। मेरा खुद का ओपिनियन है, आप कॉन्सेप्चुअली इन्वेस्ट करोगे आपका इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं जाएगा। आई एम ऑफ द ओपिनियन रिटर्न्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इन्वेस्टमेंट, बट हमको जब कॉन्सेप्चुअली इन्वेस्ट करोगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं जाएगा। तो मैं एक शॉर्ट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आज एजुकेट करूंगा जो आई एम वेरी वेरी श्योर सबको ना काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा उसमें, जो डेफिनेटली आप सभी को हेल्प करेगा तो डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग इन ए प्रॉपर मैनर। तो फ्रेंड्स अभी मैं फर्स्ट सेशन शुरू करता हूँ। इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स इंडियंस नॉर्मली 2 तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है फिजिकल एसेट्स और एक होता है फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल एसेट मतलब जिस एसेट को हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम जमा कर सकते हैं। तो इंडिया में 3 एसेट्स को फिजिकल कहा जाता है। एक होता है रियल एस्टेट, सेकंड होता है गोल्ड, थर्ड होता है कार। ये तीनों को फिजिकल एसेट्स कहते हैं। इंडियंस काफी फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अलॉन्ग विथ फिजिकल एसेट्स इंडियंस फाइनेंशियल एसेट्स को में भी इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई रिपीट, फाइनेंशियल एसेट्स इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बट वो भी एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो अच्छा डिसेंट रिटर्न्स देता है। और इंडिया में 3 अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स है। फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है जो इंडिया के रेपो रेट से कनेक्टेड है, आरबीआई के रेपो रेट से कनेक्टेड है। जो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को बिलोंग करता है वो रेपो रेट से कनेक्टेड है। जैसा रेपो रेट इंक्रीज होता है तो उस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, जैसा रेपो रेट डाउन होता है उस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कनेक्टेड है इंडिया के स्टॉक मार्केट के साथ। सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट इंडिया के स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है। जैसा स्टॉक मार्केट इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को बिलोंग करता है उसका भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। जैसा स्टॉक मार्केट डाउन होता है उसका भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को थर्ड टाइप बोलते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को थर्ड टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना ही फर्स्ट टाइप से फुल्ली डिपेंडेंट है, ना ही सेकेंड टाइप से फुल्ली डिपेंडेंट है, वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो डिसेंट रिटर्न देता है विद इनबिल्ट रिस्क कवर। आई रिपीट, 3 टाइप के फाइनेंशियल एसेट है। फर्स्ट टाइप जो इंडिया के आरबीआई के रेपो रेट से कनेक्टेड है, सेकेंड टाइप जो शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, एंड थर्ड टाइप इज इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इंडियंस इन्वेस्टर्स इन इंडिया फिजिकल में भी इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल में भी इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं सिंस इंडिपेंडेंस इंडियंस कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, क्या वो फिजिकल में ज्यादा कर रहे थे, क्या फाइनेंशियल में ज्यादा कर रहे थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया एक यंग इकोनॉमी है, आई रिपीट इंडिया एक यंग इकोनॉमी है, एंड हमको इंडिया को 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करना है। इंडिया का फर्स्ट फेज था फ्रॉम 1947 टू 1991। जो इंडिया का फर्स्ट फेज था, इंडिया एक गरीब देश था। बिकॉज इंडिया एक गरीब देश था, लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं थी, एंड बिकॉज लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं थी, इंडियंस कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। ना फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ना फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली एक गरीब देश था। उस पीरियड में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे। एक था डेवलप देशों का ग्रुप जिसे G7 ग्रुप कहते थे, और एक था गरीब देशों का ग्रुप जिसे G77 ग्रुप कहते थे। अब सभी को पता रहेगा ग्रुप्स क्यों बनाते हैं कंट्रीज ग्रुप्स बनाते हैं सो दैट आपस में ट्रेड करने के लिए। उस टाइम 2 ही ग्रुप्स थे फर्स्ट फेज में। एक था अमीर देशों का ग्रुप जिसे G7 कंट्रीज कहते थे, G7 ग्रुप कहते थे। कौन कौन से कंट्रीज और G7 ग्रुप में आता था? अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और इटली। एंड देन एक गरीब देशों का ग्रुप था 77 कंट्रीज का, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर था। बिकॉज इंडिया एक गरीब देश था, इंडिया को डेवलपिंग ग्रुप में नहीं था, इंडिया एक गरीब ग्रुप में था। तो ये था फर्स्ट फेज का स्टोरी। देन आया सेकेंड फेज जो शुरू हुआ 1991 में। आपको पता रहेगा 1991 में क्या हुआ था। उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का उनको प्रोफाइल मिला तो उन्होंने देखा इंडिया में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है,
इंडिया के बिजनेसमैन भी मल्टीपल डोमेन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उन्होंने एक एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस कॉन्सेप्ट के कारण इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, इंडिया के बिजनेसमैन मल्टीपल डोमेन्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसके कारण इंडिया में बिजनेस इनकम में इंक्रीज होना शुरू हुआ। बिकॉज बिजनेस इनकम में इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंडिया में लोगों का इनकम इंक्रीज होना शुरू हुआ, सैलरी इनकम इंक्रीज होना शुरू हुआ, लोगों का प्रॉफिट्स इंक्रीज होना शुरू हुआ, एंड बिकॉज इनकम इंक्रीज होना शुरू हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बट आप सभी लोग एग्री करेंगे, ये जो सेकेंड फेज था उसमें लोगों के पास दो तरह का इनकम होता था। एक था व्हाइट मनी इनकम और सेकेंड था ब्लैक मनी इनकम। व्हाइट मनी मतलब डिक्लेयर्ड इनकम, ब्लैक मनी मतलब नॉट डिक्लेयर्ड इनकम। इंडिया में सेकेंड फेज में बिजनेस करने का एक अलग से एक प्रोसेस था, 50% व्हाइट 50% ब्लैक। तो आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड था, आपके पास कौन सा टाइप ऑफ मनी है। ब्लैक मनी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। व्हाइट मनी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। जिसके पास ब्लैक मनी ज्यादा, वो है ना रियल एस्टेट गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। जिनके पास व्हाइट मनी ज्यादा, वो एफडीज इंश्योरेंस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अंडरस्टैंड कीजिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड था, आपके पास कौन सा टाइप ऑफ इनकम है। एंड फ्रेंड्स, उस सेकेंड फेज में इंडिया को प्रमोशन मिला फ्रॉम G77 ग्रुप, इंडिया को G20 के ग्रुप में मेंबरशिप मिला। अब सभी को पता है G20 एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वर्ल्ड का, 20 टॉप कंट्रीज उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। G7 के 7 कंट्रीज और 13 अदर इकोनॉमीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एंड इंडिया इस ग्रुप में मेंबर है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के G20 समिट इंडिया में ही होस्ट हुआ था। आपको पता रहेगा जो वर्ल्ड का 80% ट्रेड है वो ये G20 कंट्रीज करती है। तो इंडिया को G20 में मेंबरशिप मिला। इंडिया एक फाउंडर मेंबर है ब्रिक्स ग्रुप का भी। ब्रिक्स एक पावरफुल ग्रुप है, G7 की तरह ही है। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया भी इस ग्रुप का फाउंडर मेंबर था। फिर इसी फेज में इकोनॉमिस्ट लोगों ने 2006 में एक वर्ड कॉइन किया, E7, एमर्जिंग 7 कंट्रीज। उनके हिसाब से एक 7 कंट्रीज है जो आने वाले दिनों में वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। आने वाले दिनों में E7 कंट्री G7 से अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिया को भी उस E7 में एक इंडिया को भी इंक्लूड किया गया उस E7 ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, इस सेकेंड फेज में इंडिया को एक स्टेटस मिला फ्रॉम ए गरीब इकोनॉमी टू ए डेवलपिंग इकोनॉमी टू ए एमर्जिंग इकोनॉमी। ऐसा ही से बिकॉज इन्वेस्टमेंट पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड था, आपके पास कौन सा टाइप ऑफ इनकम है। तो सेकेंड फेज में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, बट इट वाज डिपेंडेंट ऑन कौन सा टाइप ऑफ इनकम है। ब्लैक मनी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। व्हाइट मनी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। मेरा खुद का ओपिनियन है, इंडियंस काफी फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे थे, फाइनेंशियल में कम कर रहे थे। रिपीट, सेकेंड फेज में फिजिकल में ज्यादा कर रहे थे, फाइनेंशियल में कम कर रहे थे। फिजिकल में क्यों कर रहे थे, तो फिजिकल एसेट्स में ब्लैक मनी एक्सेप्ट हो रहा था। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एसेट्स का वैल्यू काफी कम था स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज। आई रिपीट, फिजिकल एसेट्स का वैल्यू काफी कम था स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज। 1990s में प्रॉपर्टी का वैल्यू काफी कम था, इवन गोल्ड का वैल्यू काफी कम था। इसके लिए इन्वेस्टर्स फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड थर्ड, इमोशनल अटैचमेंट भी था फिजिकल एसेट्स में। फैमिली एंड सभी लोग खुश हो जाते थे जब हम फिजिकल एसेट लेते थे। इमोशनल अटैचमेंट के कारण भी फिजिकल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। आई रिपीट, एक था ब्लैक मनी एक्सेप्ट हो रहा था, सेकेंड वैल्यू कम था, थर्ड इमोशनल अटैचमेंट के कारण फिजिकल में ज्यादा हुआ। फाइनेंशियल एसेट्स में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ सेकेंड फेज में। इवन फाइनेंशियल एसेट में फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो रेपो रेट कनेक्टेड है, रिपीट, फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो रेपो रेट कनेक्टेड है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ। सेकेंड एंड थर्ड टाइप में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। रिपीट, फर्स्ट टाइप जो रेपो रेट कनेक्टेड थे उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, सेकेंड एंड थर्ड टाइप में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। रेपो रेट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि रेपो रेट अच्छा था, डबल डिजिट में था। बिकॉज रेपो रेट डबल डिजिट में था, प्रोडक्ट्स कनेक्टेड टू रेपो रेट अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो रेपो रेट कनेक्टेड में ज्यादा हुआ। लेकिन स्टॉक मार्केट एंड इंश्योरेंस कनेक्टेड में इन्वेस्टमेंट कम हुआ। ये था सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज एंड हुआ 8 नवंबर 2016। आई एम वेरी श्योर सभी को पता है 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन क्यों लाया गया, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। एंड 8 नवंबर 2016 को थर्ड फेज शुरू हुआ, जो मुझे लगता है नेक्स्ट 100 ईयर्स तक चलेगा।
डीमोनेटाइजेशन लाया गया था ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, बट आप सभी लोग मुझसे एग्री करोगे ब्लैक मनी ओवरनाइट बंद नहीं होगा, उसको एटलीस्ट 10-15 साल का पीरियड लगेगा खत्म होने के लिए, बट प्रोसेस शुरू हो गया। डीमोनेटाइजेशन के कारण ब्लैक मनी का अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया इंडिया में, एंड डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंकेज, रिटर्न्स फाइलिंग, स्ट्रिक्ट जीएसटी फाइलिंग, जिसके कारण इंडिया में ब्लैक मनी ऑलमोस्ट बंद हो रहा है। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन नेक्स्ट 10 ईयर्स में ब्लैक मनी कंप्लीटली बंद होगा, और जब इंडिया कंप्लीटली व्हाइट मनी इकोनॉमी होगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होगा। मैंने बहुत सारे डेवलप कंट्री का रिसर्च किया हुआ है, जब देश पूरा व्हाइट मनी इकोनॉमी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होता है, इन्वेस्टर्स फ्रॉम फिजिकल एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। एंड क्यों फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं? बिकॉज एक तो वैल्यू, फिजिकल एसेट का वैल्यू पीक में पहुंच जाता है, पीक में पहुंच गया है। सेकेंड है ना, इवन इमोशनल अटैचमेंट आजकल फिजिकल एसेट्स में कम हो गया है, एंड बिकॉज ब्लैक मनी इज नॉट अवेलेबल, इसके इन्वेस्टर्स थर्ड फेज में फिजिकल में कम करेंगे, फाइनेंशियल में ज्यादा करेंगे। अभी भी आप गूगल करोगे आपको बहुत सारा आर्टिकल्स मिलेगा कि इंडियंस आफ्टर डीमोनेटाइजेशन फिजिकल में कम कर रहे, फाइनेंशियल में ज्यादा कर रहे हैं। एंड ये नेक्स्ट 100 ईयर्स में इंडिया और डेवलप कंट्री बनने वाला है। राइट नाउ इंडिया नंबर 5 है जीडीपी पे, एज पर रिसर्च डेटा इंडिया जर्मनी को इन कपल ऑफ इयर्स बीट करके नंबर 4 इकोनॉमी बनने वाला है। इंडिया जापान को इन 3-4 इयर्स बीट करके नंबर 3 इकोनॉमी बनने वाला है। इंडिया 25 साल में यूएस को बीट करके नंबर 2 इकोनॉमी बनने वाला है। एंड जैसे पॉसिबिलिटी इंडिया है ना, जैसे पॉसिबिलिटी इंडिया इवन चाइना को बीट कर सकता है इन द नेक्स्ट 80-90 ईयर्स एंड विल बिकम नंबर 1 इकोनॉमी। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि इंडिया आने वाले दिनों में और डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा। एंड बिकॉज इंडिया और डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, इंडिया में इनकम ज्यादा जनरेट होने वाला है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, बट बिकॉज इंडिया कंप्लीटली व्हाइट मनी इकोनॉमी होगा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होगा। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होगा। तो मैं जस्ट समराइज करना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में इंडियंस कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज इंडिया एक गरीब देश था। सेकेंड फेज में इंडियंस फिजिकल एसेट्स में ज्यादा कर रहे थे, फाइनेंशियल में कम कर रहे थे। थर्ड फेज में इंडिया फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा करेंगे, फिजिकल में कम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था 3 फेजेस का स्टोरी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि मैं रिपीट करता हूं, जब देश गरीब रहता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज रहता है, जब देश डेवलपिंग रहता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज रहता है, और जब देश डेवलप्ड होता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होता है। तो फर्स्ट फेज में इंडियंस कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, सेकेंड फेज में फिजिकल में कर रहे थे, अभी का जो थर्ड फेज है इंडियंस फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इंडियंस का इन्वेस्ट कर रहे थे सिंस इंडिपेंडेंस। अभी फ्रेंड्स हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे हमको 4 चीजों का टेक केयर करना जरूरी है। वो कौन कौन से 4 चीजें, उसके बारे में हम एक देखते हैं, वो कौन कौन से 4 पॉइंट है जो हमको कंसिडर करना जरूरी है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इज रेपो रेट। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर किया था शुरुआत में कि एज एन इन्वेस्टर हम कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमको थोड़ा पॉइंट्स का टेक केयर करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है रेपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आज का रेपो रेट कितना है, पास्ट रेपो रेट इंडिया का कितना था, एंड आने वाले दिनों में फ्यूचर रेपो रेट कितना होगा। क्योंकि अंडरस्टैंड कीजिए, हम नॉर्मली जब पेंशन प्लानिंग करते हैं, आई रिपीट, नॉर्मली जब पेंशन प्लानिंग करते हैं हम 2 फेजेस को फॉलो करते हैं। एक होता है जमा करने वाला फेज, जिसे एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। हम 60 इयर्स तक पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं, और 60 के बाद एक्यूमुलेटेड किया हुआ रकम हम एक पेंशन प्लान में डालते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। रिपीट, जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। बिकॉज रेपो रेट डाउन होता है, देश का एफडी रेट और देश का पेंशन रेट भी डाउन होता है। रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स? रेपो रेट आरबीआई का एक रेट होता है। आरबीआई जिस रेट से बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट के ऊपर एफडी रेट और पेंशन रेट, लोन रेट डिपेंड होता है। नॉर्मली
एफडी रेट रेपो रेट से 1% ज्यादा रहता है, पेंशन रेट रेपो रेट से 1% ज्यादा रहता है, और लोन रेट रेपो रेट से 3% ज्यादा रहता है। रेपो रेट को हमेशा उस देश का करेक्ट इंटरेस्ट रेट बोला जाता है, मिनिमम बेंचमार्क रेट जो एक इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। आपको रेपो रेट से ज्यादा मिला उसे हाई रेपो रेट, हाई इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। रेपो रेट से कम मिला उसे लो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कीजिए कि रेपो रेट को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। और मेरा कम्युनिकेशन क्या था, जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। रिपीट, जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। क्यों जब देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है? बिकॉज देश में इन्फ्लेशन रेट डाउन होता है जब देश डेवलप होता है। जब देश डेवलप होता है देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है इंडिया में सप्लाई इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज सप्लाई इंक्रीज होगा डिमांड सप्लाई का मिसमैच चला जाएगा, एंड जब डिमांड सप्लाई का मिसमैच चला जाता है इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली डाउन होता है। और जब इन्फ्लेशन डाउन होता है आरबीआई और सेंट्रल बैंक रेपो रेट को भी क्या करती है, डाउन करती है। और जब रेपो रेट डाउन होता है देश में लोन रेट डाउन होता है, और जब देश में लोन रेट डाउन होता है बिजनेसमैन लोन लेके इकोनॉमी में पंप करते हैं। कोई भी देश को बड़ा होना है, कोई भी देश को डेवलप होना है, रेपो रेट डाउन होना जरूरी है। तो इंडिया में भी अब देखो रेपो रेट काफी सारा डाउन हुआ है लास्ट 24 ईयर्स में। 2024 ईयर्स बैक रेपो रेट 14.5 था, आज रेपो रेट 6.5 तक पहुंच गया है। बट अब 2011 में 8.5 हो गया था, 2016 में 6.5 हो गया था, 2019 में 5.15 हुआ था, और बिगिनिंग ऑफ कोविड में 4% हुआ था। एक्चुअली 4% इंडिया का करेक्ट रेपो रेट है, और अभी 3% होना चाहिए था। बट 2020 के बाद इंडिया में काफी सारे क्राइसिस आए, नॉट ओनली इंडिया में वर्ल्ड में काफी सारा क्राइसिस आया है। एक आया हुआ है कोविड पैंडेमिक क्राइसिस, उसके बाद यूक्रेन वॉर क्राइसिस, उसके बाद मिडिल ईस्ट वॉर क्राइसिस, जिसके कारण कोई कोई प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कभी कभी आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेपो रेट को वापस इंक्रीज करती है। रेपो रेट को इंक्रीज करके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। बट जो रेपो रेट इंक्रीज होता है वो सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो आप पूरे वर्ल्ड बैंक्स को देखोगे अक्रॉस द वर्ल्ड सभी ने है ना अपने रेपो रेट को इंक्रीज किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में पूरा क्राइसिस खत्म हो जाएगा वर्ल्ड में, और जब क्राइसिस खत्म होगा रेपो रेट ऑटोमेटिकली डाउन होगा, एंड रेपो रेट वापस से 4% होने का चांस है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। एंड ऐसे पॉसिबिलिटी बाय द एंड ऑफ 2030 रेपो रेट 3% हो सकता है, 2040 2% हो सकता है, 2050 1.5 हो सकता है, एंड 2060 तक रेपो रेट 1% तक पहुंच सकता है। इसे ग्रेट पॉसिबिलिटी रेपो रेट 1 होगा। मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि पेंशन रेट एफडी रेट नॉर्मली रेपो रेट से 1% ज्यादा रहता है, और लोन रेट से अराउंड 3% ज्यादा रहता है। 2000 में जब रेपो रेट 14.5 था उस टाइम एफडी रेट भी आजू बाजू था 11-12-13%। आज जब है ना रेपो रेट 6.5 है तो एफडी रेट भी अराउंड 7% है। जब 2020 में रेपो रेट जब 4% हुआ था उस टाइम एफडी रेट 5% हुआ था। बट फ्रेंड्स आने वाले दिनों में इंडिया जैसा और डेवलप होगा रेपो रेट और डाउन होगा। तो मेरा रिसर्च ये कहता है 2030 में 3 हो सकता है, 2040 में 2 हो सकता है, 2050 में 1.5 हो सकता है, एंड 2060 में 1 हो सकता है। तो जैसा देश डेवलप होगा रेपो रेट डाउन होने की चांसेस है। एक क्यों इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि हम क्या करते हैं नॉर्मली हम है ना पैसे को जमा करते हैं। आप नेशनल पेंशन स्कीम का प्रोडक्ट देखो, इसमें क्या होता है हम पैसे को 60 ईयर्स तक एक्यूमुलेट करते हैं। समझो मेरा एज आज 30 ईयर्स है और मुझे पेंशन मिलेगा 60 ईयर्स के बाद, तो मैं कितना साल एक्यूमुलेट करूंगा, 30 साल। 30 साल के बाद जब मैं पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करूंगा पॉसिबल है पेंशन रेट डाउन हो सकता है। आज है ना हम एसआईपी में पैसा जमा करते हैं या कोई एलआईसी के एंडोमेंट प्लान में पैसा जमा करते हैं, बट जब हम जमा किया और रकम पेंशन प्लान में डालेंगे पेंशन रेट क्या होगा, कम होगा। जैसे 25 साल पहले जिन्होंने जमा करना शुरू किया था उस टाइम पेंशन रेट 12.5% का था। आज जब जमा हुआ अमाउंट जब वो पेंशन प्लान में डाल रहे उनको सिर्फ 6.5% का पेंशन रेट मिल रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि गोइंग फॉरवर्ड पेंशन रेट डाउन होगा, गोइंग फॉरवर्ड एफडी रेट डाउन होगा, गोइंग फॉरवर्ड लोन रेट डाउन होगा। तो फ्रेंड्स मेरा कम्युनिकेशन है कि आज से आपको कोई गारंटीड इनकम वाला कोई प्रोडक्ट है, आज से कोई गारंटीड पेंशन रेट वाला प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि आप जब गारंटीड पेंशन वाला प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, गारंटीड पेंशन वाला प्रोडक्ट क्या कर रहा है, आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक, रिपीट, आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक कर रहा है। तो मेरा ऐसा कम्युनिकेशन है 35 to 50% ऑफ योर पेंशन प्लानिंग
गारंटीड पेंशन प्रोडक्ट से होना चाहिए, गारंटीड इनकम प्रोडक्ट से होना चाहिए, क्योंकि गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, आज का पेंशन रेट फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट गारंटीड पेंशन प्लान प्रोडक्ट में होना चाहिए। नॉट सेइंग नॉन गारंटी पेंशन प्लान प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, नॉट सेइंग कि एनपीएस में नहीं होना चाहिए या एसआईपी प्लस पेंशन प्लान में नहीं होना चाहिए, बट वो पूरा इन्वेस्टमेंट नॉन गारंटी में नहीं होना चाहिए। पूरा इन्वेस्टमेंट नॉन गारंटीड में हुआ तो पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड हमारा पेंशन रेट क्या होगा, डाउन होगा। गारंटीड पेंशन प्लान में डालेंगे तो आज का रेपो रेट, आई रिपीट, आज का रेपो रेट हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। जैसे 20 साल पहले भी गारंटीड पेंशन प्लान था, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनको उस टाइम भी 12.5% मिल रहा है, आज भी उनको सेम रेट मिल रहा है 12.5% का। भले ही एफडी रेट कम हुआ है बट उनका प्रोडक्ट का रिटर्न्स कम नहीं हुआ है। तो ये एक मेरा कम्युनिकेशन है कि कोई कोई प्रोडक्ट्स है जो आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक होता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि क्या सचमुच इंडिया का रेपो रेट 1% तक पहुंच सकता है। वो कन्विंस करने के लिए मैं पूरा वर्ल्ड का रेपो रेट का हिस्ट्री आपको बताता हूँ। अब मैंने ना स्क्रीन पे जो डेवलप कंट्रीज है, जो G20 कंट्रीज बिलोंग करते हैं, मेजोरिटी का मैंने एक रेपो रेट दिया हुआ है स्क्रीन पे, और मैंने 2 रेपो रेट दिया हुआ है। एक उनका करेक्ट रेपो रेट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोविड पैंडेमिक, एक अभी इंक्रीज हुआ रेपो रेट एट द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर। अब देखोगे आप ना, बिफोर कोविड वाला रेपो रेट पे फोकस कीजिए, वो एक्चुअली उस कंट्री का करेक्ट रेपो रेट है। बिकॉज अभी पोस्ट कोविड जो हुआ है, इट इज ओनली बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है हर कंट्री में, इसका रेपो रेट इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज बिफोर कोविड वाला रेपो रेट करेक्ट रेपो रेट है उस देश का। आई एम वेरी श्योर 3-4 साल में हर देश का जो रेपो रेट होगा वो कोविड के पहले का रेपो रेट मैच होगा इन नेक्स्ट 3 to 4 years। यूएस का देखिए, चाइना का देखिए, जापान का, यूएस का देखिए लेस देन, इनफैक्ट जीरो था, जापान वाज इन माइनस, यूनाइटेड किंगडम 0.10 था, जर्मनी फ्रांस सब 0% था। अब जितने भी डेवलप कंट्रीज देखो, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज का लेस देन 1 था। ये क्या कहता है, जब देश डेवलप होता है रेपो रेट 0 भी हो सकता है, रेपो रेट लेस देन 1 भी हो सकता है, एक दो कंट्री का रेपो रेट माइनस में भी है। जापान का एक्चुअली, जापान अभी लास्ट मंथ जापान का रेपो रेट वापस 0 हो गया है। आफ्टर 7 ईयर जापान का रेपो रेट माइनस में था। जापान में एफडी रखना था तो हमको सर्विस चार्जेस देना होता था। जापान में इवन हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन लेस देन 1% था, क्योंकि उनका रेपो रेट माइनस में था। बट अंडरस्टैंड करो, जब देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन हो सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, हमको रेपो रेट कंसीडर करना जरूरी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको टैक्सेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फ्रेंड्स, इंडिया में 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल हो चुका है। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। आई रिपीट, इंडिया में 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल हो चुका है। इंडिया में गिने चुने इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री। आई रिपीट, इंडिया में 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टैक्सेबल हो चुका है, गिने चुने इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। तो जब भी हम रिटर्न्स को इवेल्युएट करते, कोई भी प्रोडक्ट में जब भी हम रिटर्न्स को इवेल्युएट करते, रिटर्न्स को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है पोस्ट टैक्स रिटर्न्स और एक होता है प्री टैक्स रिटर्न्स। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स का मतलब है इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद, प्री टैक्स रिटर्न्स का मतलब है इनकम टैक्स डिडक्ट होने के पहले। तो जब भी हम रिटर्न्स को इवेल्युएट करते हैं, रिटर्न्स को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करो, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स। एसआईपी में जो रिटर्न्स मिलता है वो प्री टैक्स है, टैक्स लगने के बाद आपको पोस्ट टैक्स रेट कम होगा। एफडीज में जो रिटर्न्स मिलता है वो प्री टैक्स है, टैक्स लगने के बाद आपका रिटर्न्स कम होगा। प्रॉपर्टी में जो रिटर्न्स है वो प्री टैक्स है, टैक्स लगने के बाद उसका रिटर्न्स कम होगा। इंडिया में गिने चुने इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। इंडिया में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट राइट नाउ टैक्स फ्री है? एक है पीपीए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो टैक्स फ्री है। एक है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो टैक्स फ्री है। एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अप टू प्रीमियम ऑफ 5 लाख, अप टू प्रीमियम ऑफ 5 लाख टैक्स फ्री है, अबाउ प्रीमियम ऑफ 5 लाख टैक्सेबल है। फिर एक एनपीएस का जो कॉर्पस मिलता है वो टैक्स फ्री है। तो इंडिया में गिने चुने इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। इंडिया में 90% इन्वेस्टमेंट क्या हो चुका है? टैक्सेबल हो चुका है। इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स में जो जो प्रोडक्ट टैक्स फ्री हुआ करता था, गवर्नमेंट ने उसको टैक्सेबल कर दिया है। एंड आने वाले दिनों में और जो भी टैक्स फ्री है वो भी टैक्सेबल होने वाला है। आने वाले दिनों में जिसका टैक्स रेट कम है वो टैक्स रेट इंक्रीज होगा। जैसे है ना, एसआईपी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट वो 10% है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट है।
आज यूएस, चाइना, जापान सबका है ना टैक्स रेट मोर देन 20% है जब आपको प्रॉफिट मिलता है एसआईपीस में, प्रॉफिट मिलता है शेयर मार्केट में। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 10% है, जो आने वाले दिनों में क्या होगा, चेंज हो गए। इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 0% था टिल 2018। अरुण जेटली जी ने उस पर्टिकुलर टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया 2018 में, एंड देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी आने वाले सालों में टैक्स रेट और इंक्रीज होगा। तो व्हाट मेरा कम्युनिकेशन है कि हमको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, जब बट रिटर्न्स को जब इवेल्युएट करते हैं, रिटर्न्स को हमेशा प्री टैक्स पोस्ट टैक्स में इवेल्युएट करना जरूरी है। क्योंकि मैंने आजकल बहुत सारे एडवाइजर्स को देखा हूँ, बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स को देखा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को देखा हूँ, वो हमेशा बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में कि ये प्रोडक्ट 12% मिलता है, ये प्रोडक्ट 10% मिलता है, बट कहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं जो रिटर्न्स मिल रहा है वो प्री टैक्स है। टैक्स लगने के बाद आपका ओवरऑल रिटर्न्स क्या होगा, डाउन होगा। वो समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। अभी अंडरस्टैंड कीजिए, समझो कोई प्रोडक्ट में आपको 6% टैक्स फ्री मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट में आपको 6% टैक्स फ्री मिल रहा है। समझो कस्टमर 20.8 के टैक्स स्लैब में, समझो उनका इनकम टैक्स स्लैब 20.8 का है, 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 7.59% टैक्सेबल रिटर्न। हमको कोई प्रोडक्ट पे 7.59% मिला होगा, बट टैक्स भरने के बाद हमको 6% वर्कआउट होगा। जो 31.2 के टैक्स स्लैब में समझो हमको 8.82% मिलता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद वो 6% वर्कआउट होता है। 34.32 के टैक्स स्लैब में रहेंगे, हमको 9% का रिटर्न मिलेगा, बट टैक्स भरने के बाद 6% वर्कआउट होगा। और 42.74 अभी ओल्ड टैक्स रेजिम में आईएस टैक्स स्लैब 42.74 है, न्यू टैक्स रेजिम में आईएस टैक्स स्लैब अभी 39% है। समझो 42.74 के हिसाब से हमको 10.52% मिलेगा, लेकिन टैक्स भरने के बाद वो 6% वर्कआउट होगा। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम रिटर्न्स को इवेल्युएट करते हो, जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, जब भी हम रिटर्न्स को इवेल्युएट करते हैं, रिटर्न्स को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। एंड आई एम वेरी क्लियर फ्रेंड्स, मैंने हर डेवलप कंट्री का रिसर्च किया हुआ है। जैसा देश डेवलप होता है कोई भी प्रोडक्ट टैक्स फ्री नहीं रहता है, जो टैक्स फ्री है वो भी आने वाले दिनों में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जैसा आपने सुना रहेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कंप्लीटली टैक्स फ्री हुआ करता था, अभी बजट में 2023 बजट में चेंज आया, अबव 5 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न टैक्सेबल है, लेस देन 5 लाख करोगे तो ही रिटर्न टैक्स फ्री है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो टैक्स फ्री हुआ करता था, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, टैक्सेबल कर दिया है। एंड आई एम वेरी क्लियर, जो आज भी टैक्स फ्री है वो भी आने वाले दिनों में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बट जो प्रोडक्ट आज टैक्स फ्री है उसमें अंडरस्टैंड करो कि आज लोगे क्या आपको टैक्स फ्री कॉन्सेप्ट पूरा लाइफ टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि रिटर्न्स आपका एक सेक्शन 1010D में आता है। 1010D का कम्युनिकेशन है, आज समझो प्रोडक्ट टैक्स फ्री है तो लाइफ टाइम टैक्स फ्री रहेगा। इवन फ्यूचर में समझो रूल चेंज होता है, आपके प्रोडक्ट में वो लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने लिया था जब रिटर्न्स टैक्स फ्री था। जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले जिन्होंने LIC में बड़ा पॉलिसी लिया, जिन्होंने इंश्योरेंस में बड़ा पॉलिसी लिया, आज भी उनका रिटर्न टैक्स फ्री है। भले ही रूल चेंज हो गया 2023 के बाद कि प्रीमियम अबव 5 लाख रिटर्न टैक्सेबल होगा, पर जिन्होंने ऑलरेडी लिया है उनको वो रूल लागू नहीं होगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 1010D। इवन PPF में अंडरस्टैंड करो, इट कम्स अंडर सेक्शन 1011, बिकॉज PPF 1011 में आता है। तो जब PPF का रिटर्न टैक्सेबल होगा, विच आई एम फोरकास्टिंग अनदर 2 बजट्स में PPF का रिटर्न टैक्सेबल हो सकता है। जब PPF का रिटर्न टैक्सेबल होगा तो जितना भी इंटरेस्ट जमा हुआ है वो टैक्स फ्री रहेगा, बिकॉज इट इज अंडर पर्टिकुलर सेक्शन। सेक्शन क्या कहता है, जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, जो नया इंटरेस्ट जमा होगा उसमें टैक्स लगेगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए, इंडिया में आने वाले दिनों में हर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, टैक्सेबल हो सकता है। तो आपके पास आज भी अपॉर्चुनिटी है, 3-4 प्रोडक्ट है जहां पे रिटर्न टैक्स फ्री है। मैं हमेशा बोलता हूं जब रिटर्न टैक्सेबल होता है तो बेनिफिशियरी 2 लोग रहते हैं, एक प्रपोजर होता है, सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है। जब टैक्स फ्री रहता है तो बेनिफिशियरी एक ही रहता है, दैट इज प्रपोजर ऑफ इंडिया। और इंडिया में आज भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो टैक्स फ्री है, आज भी टैक्स फ्री है एंड फ्यूचर में भी टैक्स फ्री रहेगा। बट आई एम वेरी श्योर टैक्स फ्री कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक नहीं मिलेगा। मैं हमेशा एजुकेट कर रहा था लास्ट 10 साल से। मेरे YouTube में भी 1-2 वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया हुआ है इंडिया में हर इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल होगा। और जब मैं एजुकेट कर रहा था इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री हुआ करता था, लास्ट 6-7 ईयर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट जो टैक्स फ्री था वो टैक्सेबल हो गए। इवन EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 2.5 लाख रहता है, रिटर्न टैक्सेबल हो गया है। इवन डिविडेंड जो मिलता था शेयर मार्केट
और एसआईपी से अभी इनकम में ऐड हो रहा है, अनटैक्सेबल हो गया है, पहले टैक्स फ्री था। तो अंडरस्टैंड कीजिए इंडिया में जो टैक्स फ्री था वो आने वाले दिनों में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और एक चीज अंडरस्टैंड करना है, इंडिया में टैक्स रेट भी बढ़ेगा। जो करेंट टैक्स रेट है वो करेंट टैक्स रेट भी 5-10% से बढ़ेगा, क्योंकि जब देश डेवलप होता है गवर्नमेंट को टैक्सेशन मनी का इंक्रीज होना जरूरी है। जब टैक्सेशन मनी इंक्रीज होगा तो ही गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है। तो इंडिया में भी हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब इंक्रीज होगा। आप कोई भी वर्ल्ड का कंट्री का इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट देखो, कोई भी वर्ल्ड का डेवलप कंट्री का टैक्स रेट, हाईएस्ट टैक्स रेट ऑलमोस्ट 50% टच होता है। इंडिया काफी जापान से इंस्पिरेशन लेते हैं, जापान का हाईएस्ट टैक्स स्लैब 55% है। आई एम वेरी वेरी श्योर इंडिया में टैक्स स्लैब भी आने वाले दिनों में इंक्रीज हो सकता है। कोई भी डेवलप कंट्री में रिच हैव टू कंट्रीब्यूट मोर टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, तो पॉसिबल है कि टैक्स स्लैब भी 3 to 5% इंक्रीज हो सकता है। जो अभी करेंट टैक्स स्लैब है वो आने वाले दिनों में इंक्रीज हो सकता है। इंडिया में एक और टैक्स आ सकता है विच इज इनहेरिटेंस टैक्स। अभी डिबेट हुआ था इनहेरिटेंस टैक्स इलेक्शंस के टाइम, जहाँ पे मोदी जी ने बताया था कि नहीं है, जब हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि आने का चांसेस नहीं है। बट मैंने पूरा डेवलप कंट्री का रिसर्च किया हुआ है, 28 कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स आ चुका है। तो जब डेवलप कंट्री में आ चुका है, इंडिया में भी आने का चांसेस है। इनहेरिटेंस मतलब जो हम नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को भी टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिया एंड चाइना दो मात्र ऐसा डेवलप कंट्री है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। बाकी जितने डेवलप कंट्रीज है इंक्लूडिंग जापान, यूएस, यूके, सभी कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स है। आई एम वेरी वेरी श्योर इवन गोइंग फॉरवर्ड जो डेट क्लेम्स रहेंगे वो भी क्या होगा, टैक्सेबल हो सकता है एट अ रेट ऑफ 5 to 10%। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आज हम इन्वेस्ट करते हैं हमको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे मैच्योरिटी पे कितना टैक्स लगेगा, हमको जब रिटर्न्स मिलेगा कितना टैक्स लगेगा, टैक्स लगने के बाद हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना वर्कआउट होगा। एंड ये भी हमको अंडरस्टैंड करना, जो हम एस्टेट क्रिएशन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन, क्या वो टैक्स फ्री रहेगा कि टैक्सेबल रहेगा। तो सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन। आई एम नॉट सेइंग कि हमको टैक्सेबल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमको एक जानकारी होना चाहिए टैक्स पे करने के बाद हमको नेट रिटर्न्स कितना वर्कआउट होता है। आजकल है ना, आप जाओगे लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ऑन बैंक एफडीज। सभी एडवर्टाइजमेंट में बोला जा रहा है बैंक एफडी 7% दे रहा है, 7.5 दे रहा है, बट कहाँ पे वो एफडी में लिखा नहीं जाता है उस एडवर्टाइजमेंट में, जो 7.5 वो टैक्सेबल है, वो प्री टैक्स रेट है, वो पोस्ट टैक्स रेट नहीं है। टैक्स भरने के बाद वो पोस्ट टैक्स रेट कम हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो टैक्सेशन का सिनारियो जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, रेपो रेट का सिनारियो जानना जरूरी है। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन का सिनारियो जानना जरूरी है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में कंसीडर करना जरूरी है। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो, इनकेस एक कंपनी कोलैप्स होता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो कैपिटल प्रोटेक्शन कौन देता है, कोई भी देश में दो इंस्टीट्यूशन दे सकती है, एक गवर्नमेंट दे सकता है, सेकंड रेगुलेटर दे सकता है। उस प्रोडक्ट का जो रेगुलेटर होता है वो दे सकता है। जैसे आरबीआई का जैसा बैंक का रेगुलेटर है आरबीआई, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है आईआरडीए, स्टॉक का रेगुलेटर है सेबी, एमएफ का रेगुलेटर है एमफी, रियल एस्टेट का रेगुलेटर रेरा। आइदर रेगुलेटर दे सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना है, क्या हमारे प्रोडक्ट में कैपिटल प्रोटेक्शन का रूल है क्या। आज भी आप फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया आप रीड कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया आपको है ना पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 में दो ना स्कैम, जो स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन आया हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, उन्होंने इन्वेस्ट किया था इन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, एंड फिर पता चला कि वो एक फ्रॉड स्कीम था। जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया था वो कहीं ना रिटर्न्स नहीं दे रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, इंडिया में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एक चीज दिमाग में रखना है, क्या इस इन्वेस्टमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन है कि नहीं। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनारियो, इफ ए कंपनी कोलैप्स होता है, क्या हमारा कैपिटल वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग 100% इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोटेक्टेड में होना चाहिए, बट मेरा एक टर्म रूल है 35% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, 35% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट में होना जरूरी है। बाकी 65 अब नॉन कैपिटल प्रोटेक्टेड में डाल सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट्स है जिसमें 100% कैपिटल प्रोटेक्शन है। बिकॉज कम प्रोडक्ट्स है, हम पूरा 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड में डालेंगे तो हमको ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। एटलीस्ट 35% ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोटेक्टेड में होना जरूरी है। फ्रेंड्स आप डेवलप कंट्री का रिसर्च कीजिए,
बहुत सारे डेवलप कंट्री में, जैसा देश डेवलप हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आई है। यूएस, जापान, चाइना में बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हुए, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हुए, क्योंकि जब देश डेवलप होता है लोन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, और जब लोन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है इवन एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज होता है, और जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसा देश डेवलप होता है कैपिटल प्रोटेक्शन का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आपने सुना रहेगा बैंकों का डिपॉजिट के ऊपर भी कैपिटल प्रोटेक्शन है। आरबीआई का एक बॉडी है डीआईसीजीसी जो 5 लाख का कैपिटल प्रोटेक्शन देती है। ये रूल 1968 में आया था। 1968 में उस टाइम कैपिटल प्रोटेक्शन सिर्फ 2000 अमाउंट का था, आज कैपिटल प्रोटेक्शन 5 लाख का है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बैंक कोलैप्स होगा, और जब बैंक कोलैप्स होगा मैक्सिमम कितना डिपॉजिट वापस मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। ये रूल है जो आरबीआई का रूल है अंडर डीआईसीजीसी। वैसे ही फ्रेंड्स पीपीए पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट का 100% कैपिटल प्रोटेक्शन है। वैसे ही इंश्योरेंस में भी एक आईआरडीए का सॉल्वेंसी मार्जिन है जिसका कैपिटल प्रोटेक्शन है। एलआईसी को एक डबल गारंटी है, एक आईआरडीए का भी सॉल्वेंसी है और एक गवर्नमेंट गारंटी भी है। गवर्नमेंट का भी एक गारंटी अंडर सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956। तो एज एन इन्वेस्टर हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या हमारे प्रोडक्ट में कैपिटल प्रोटेक्शन है कि नहीं। मैं जस्ट एक 2 पॉइंट वापस से समराइज करता हूँ। जब देश डेवलप होता है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आता है, इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैपिटल प्रोटेक्शन होना जरूरी है। सेकेंड, आई एम नॉट सेइंग कि 100% आपको कैपिटल प्रोटेक्टेड में इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम मिनिमम 35% ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रिमेनिंग 65 अब नॉन कैपिटल प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन। आई रिपीट, कैपिटल प्रोटेक्शन कौन दे सकता है? आइदर रेगुलेटर दे सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट था कैपिटल प्रोटेक्शन का। नाउ द फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन। जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमको ये भी कंसिडर करना है क्या हमारा प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को टेक केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस इन्फ्लेशन का मेरा जो एक कम्युनिकेशन है, तो अलग कम्युनिकेशन है एज कंपेयर टू लॉट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। मेरा ऐसा कम्युनिकेशन है इन्फ्लेशन का कि जैसा देश डेवलप होगा इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा। आई रिपीट, जैसा देश डेवलप होगा इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा। इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब देश डेवलप होता है देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है देश में सप्लाई इंक्रीज होता है, और जब देश में सप्लाई इंक्रीज होता है सप्लाई डिमांड का मिसमैच चला जाता है, और जब सप्लाई डिमांड का मिसमैच चला जाता है इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली डाउन होता है। तो मेरा ऐसा कम्युनिकेशन है गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स में 5% होगा इन्फ्लेशन, 20 ईयर्स में 4 होगा, 30 ईयर्स में 3 होगा। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 30 ईयर्स में इवन आपको 5 to 6% का रिटर्न्स मिलेगा तो भी वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। बिकॉज बहुत सारे है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको 10% का रिटर्न्स वाला प्रोडक्ट चाहिए, 11% रिटर्न्स वाला प्रोडक्ट चाहिए। 10-11% में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उस प्रोडक्ट में आपको रिटर्न्स मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है 50% ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको 5 to 6% रिटर्न्स मिलेगा तो भी वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। एंड मेरा कम्युनिकेशन है इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन को बीट करना है, इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्वेस्टेड रहना इंपॉर्टेंट है। जितना साल इन्वेस्टेड रहोगे, जितना बड़ा अमाउंट के साथ इन्वेस्टेड रहोगे उतना आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप 5,000 महीने का सेव कर रहे हो, एक साल का आप 60,000 सेव कर रहे हो, 10 साल में 6 लाख सेव कर रहे हो, 30 साल में 18 लाख सेव कर रहे हो। 5,000 सेव करने के बदले आप 10,000 सेव करोगे, 30 साल में आप 36 लाख सेव करोगे। वेरी सिंपल थंब रूल, ज्यादा समय के लिए ज्यादा अमाउंट सेव करो। जितना ज्यादा अमाउंट सेव करोगे उतना आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। इन्फ्लेशन को कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बीट नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कब बीट करेगा? जब आप इन्वेस्टेड रहोगे, उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड रहोगे। 3-4 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। आजकल मैं म्यूचुअल फंड का काफी एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ जहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं, बोलते हैं रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कीजिए। उनको एक और वर्ड ऐड करना है, रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे तो ही इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। मैं रिपीट करता हूं, मेरा ओपिनियन है इन्फ्लेशन को बीट करना है लॉन्ग टर्म में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को बीट करोगे। इंटरेस्ट रेट एक बोनस है जो आपको हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। मैंने ना आपको समझाने के लिए कि इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा उसके लिए एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है स्क्रीन पे।
कि 1990 में मुंबई से आता हूँ, तो 1990 में मुंबई में वड़ा पाव का रेट 1 रुपये का था। आज वड़ा पाव का रेट 15 रुपीज के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट देखोगे अराउंड 9.5% है। वही 9.5% समझो नेक्स्ट 30 ईयर्स कंटिन्यू होता है तो वड़ा पाव का रेट अराउंड 220 रुपीज के आसपास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वड़ा पाव का रेट कभी भी 220 नहीं होगा। जिस दिन वड़ा पाव का रेट 220 होगा, वड़ा पाव वाला ही खुद वड़ा पाव बनाएगा और खुद खाएगा। मेरे हिसाब से वड़ा पाव मैक्सिमम 60-70 रुपीज होगा। इन्फ्लेशन रहेगा, बट इन्फ्लेशन 3-4% का आसपास रहेगा। जो लास्ट 30 ईयर्स में हुआ है नेक्स्ट 30 ईयर्स में नहीं होगा। लास्ट 30 ईयर्स बैक इंडिया गरीब देश था, हर चीज का वैल्यू डाउन था। अभी हर चीज का वैल्यू एक पीक में पहुंच गया है। इन्फ्लेशन रहेगा पर 3-4% के आसपास रहेगा। पेट्रोल फ्रेंड्स 1990 में 15 रुपीज था, आज 100 रुपीज का है। 1500 होना मतलब 6.5, यही कंटिन्यू होगा तो पेट्रोल 600 होना चाहिए, मोर देन 600 इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। 600 नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 200-300 होगा। आई रिपीट, ज्यादा से ज्यादा 200-300 होगा। आई एम वेरी श्योर कि 300 भी क्रॉस नहीं होगा। इन्फ्लेशन रहेगा 3-4% रहेगा। दाल जो हर घर में एक इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट है, तो 10 रुपीज का था हाफ के जी 1990 में, आज 75 रुपीज है। 7% का इन्फ्लेशन हो चुका है लास्ट 30 ईयर्स में, बट यही कंटिन्यू होगा। दाल का रेट 571 होना चाहिए, जो होने वाला नहीं है। जिस दिन होगा दाल का रेट 571, कोई दाल यूज नहीं करेगा टू प्रिपेयर देयर फूड, है ना, करेंगे बट लेस वॉल्यूम करेंगे। तो अंडरस्टैंड करो, इन्फ्लेशन रेट रहेगा बट इन्फ्लेशन रेट इंडिया में क्या होगा, कम होगा। आई एम ऑफ द ओपिनियन 5-6% भी हमको रिटर्न्स मिला तो हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट है। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, ये 4 पॉइंट को कंसिडर करो। फर्स्ट इज रेपो रेट, सेकंड इज टैक्सेशन, थर्ड इज कैपिटल प्रोटेक्शन, एंड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन। अभी फ्रेंड्स हम लास्ट पार्ट को नो कंटिन्यू करते हैं, लास्ट पार्ट को, विच इज अंडरस्टैंडिंग सम कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया कि इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे सिंस इंडिपेंडेंस। सेकेंड पार्ट में मैंने कवर किया 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज एन इन्वेस्टर हमको जानना है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। फिर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक 5 कॉन्सेप्ट्स में एजुकेट करूंगा। आई एम वेरी वेरी श्योर हम कॉन्सेप्चुअली इन्वेस्ट करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं जाएगा। आई एम वेरी श्योर आपके एडवाइजर्स ने, जिन्होंने भी आपको इस सेशन में इन्वाइट किया है, उन्होंने ऑलरेडी आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स एजुकेट किया रहेगा। बट आज मेरा कम्युनिकेशन से आपको थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स मिलेगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग थंब रूल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग थंब रूल। आई एम ऑफ द ओपिनियन थंब रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर डोमेन में थंब रूल्स होते हैं, उसको आप फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में सक्सेस आता है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन आता है। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी थंब रूल्स है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेस आ सकता है, फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन आ सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग थंब रूल ये कहता है, हमारा इनकम, सपोज हमारा इनकम 1 लाख रुपया का है, 1 लाख है, 1 लाख का 30% हम लोग को स्पेंड करना है बेसिक घर चलाने के खर्चे में। आई रिपीट, 1 लाख का 30% हमको स्पेंड करना है बेसिक घर चलाने के खर्चे में। नेक्स्ट 30% हमको स्पेंड करना है ईएमआई में। 3 तरह का ईएमआई हो सकता है, एक घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई। मैक्सिमम 30% होना चाहिए। 10% जाना चाहिए फैमिली के लाइफस्टाइल के ऊपर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 तरह का लाइफस्टाइल एवरी इन्वेस्टर का 100% रहता है। एक होता है वीकेंड लाइफस्टाइल, सैटरडे संडे लाइफस्टाइल। सेकेंड होता है वेकेशन लाइफस्टाइल, उसमें 10% स्पेंड होता है। देन रिमेनिंग 30% कंपल्सरी सेव होना चाहिए, इसमें 15% होना चाहिए शॉर्ट टर्म सेविंग्स एंड 15% होना चाहिए लॉन्ग टर्म सेविंग। मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारा इनकम है, इनकम का 30% जाना चाहिए घर चलाने के खर्चे में, 30% जाना चाहिए ईएमआई में, 10% जाना चाहिए लाइफस्टाइल में, बचा हुआ 30% जाना चाहिए कंपल्सरी सेविंग में, जिसमें 15% जाना चाहिए शॉर्ट टर्म सेविंग्स में, 15% जाना चाहिए लॉन्ग टर्म सेविंग में। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग थंब रूल है। थंब रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेस एंड डिसिप्लिन आने का चांसेस है। फ्रेंड्स, अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं सेविंग्स के बारे में। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेविंग्स क्या होता है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स को टेक केयर करने के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स को टेक केयर करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म सेविंग्स नॉर्मली मैक्सिमम टर्म रहता है शॉर्ट टर्म का 5 ईयर्स। आपको 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना है और 5 ईयर्स के बाद जो भी पैसा मिलेगा आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आज शॉर्ट टर्म सेविंग शुरू करता हूँ, हर मंथ 15% सेव करता हूँ,
मैक्सिमम 35 तक कंटिन्यू करता हूँ। 35 में मैं एग्जिट करूंगा उस इन्वेस्टमेंट से, और जो भी पैसा आएगा मैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज करूंगा। वैसे मैं 35 में वापस शुरू करूंगा, 40 तक कंटिन्यू रहूंगा। वैसे 40 में वापस शुरू करूंगा, 45 तक कंटिन्यू होगा। तो जब तक मेरा एक्टिव इनकम रहता है तब तक मुझे शॉर्ट टर्म सेविंग्स करना है। जो भी पैसा जनरेट होगा उस शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मैं एंजॉय कर सकता हूँ। और शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेसिक एजुकेशनल गोल्स बच्चों का, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म का सेविंग्स। सेकंड है हमारा हर इन्वेस्टर का ड्रीम रहता है गाड़ी लेना, कार लेना या फॉरेन वेकेशन जाना, उसके लिए हम स्पेंड कर सकते हैं। एंड थर्ड, जो ड्रीम्स ऑलरेडी हुआ है उस ड्रीम्स को अपग्रेड करने के लिए हम शॉर्ट टर्म सेविंग यूज कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग होता है वैसे ही लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी होता है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स हमको करना है 3 गारंटेड इवेंट्स के लिए। हमारे लाइफ में 3 इवेंट है जो गारंटेड इवेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटेड इवेंट? 100% आने वाला है, हम रहेंगे तो भी आएगा, हम नहीं रहेंगे मैं फैमिली के लिए उस इवेंट आएगा। कौन कौन से इवेंट है फ्रेंड्स? एक है रिटायरमेंट इवेंट, सेकंड है बच्चों का मैरिज इवेंट, थर्ड है बच्चों का एजुकेशन इवेंट। तीनों लॉन्ग टर्म इवेंट है, रिपीट, तीनों लॉन्ग टर्म इवेंट है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स है, तो 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। रिटायरमेंट के लिए टिल एज 60 तक इन्वेस्ट करना है। बच्चों के मैरिज के लिए टिल बच्चे का मैरिज का एज तक इन्वेस्ट करना है। बच्चों के हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टिल बच्चे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन एज तक पहुंचते हैं कब तक इन्वेस्ट करना है। तो 3 हमारे जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो लॉन्ग टर्म होगा, रिटायरमेंट के लिए, मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो 15% हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 15% हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और शॉर्ट टर्म के लिए आज के पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, एक है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में MF का, फिर है रिकरिंग डिपॉजिट बैंकों का, फिर है LIC इंश्योरेंस का मनी बैक प्लान। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स इंश्योरेंस पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, PPF पॉपुलर प्रोडक्ट है, फिर ना इवन NPS एक पॉपुलर प्रोडक्ट है। आप LIC में कर सकते हो, PPF में कर सकते हो, या NPS में कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म गोल। बट आप मुझे पूछोगे विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट, शॉर्ट टर्म के लिए SIP इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए LIC इज द बेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना रिस्क कवर भी होना जरूरी है। और LIC का एडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क कवर इनबिल्ट रहता है, इनकेस बीच में कुछ हो जाता है तो है ना फैमिली को एक बड़ा कॉर्पस चला जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आज सबसे बेस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट SIP है, क्योंकि आज SIP शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, बट इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट बिकॉज रिटर्न्स अच्छा दे रहा है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए SIP कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप LIC कीजिए। तो ये फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग टर्म रूल कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, रिपीट, एसेट एलोकेशन का मतलब है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमको एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। और क्योंकि इंडिया में हर प्रोडक्ट एक एसेट क्लास को बिलोंग करता है, हर एसेट क्लास का रिस्क पैरामीटर्स अलग अलग रहता है। तो इंडिया में 3 एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है। एक होता है सेफ एसेट क्लास, सेकेंड होता है मीडियम रिस्क एसेट क्लास, थर्ड होता है हाई रिस्क एसेट क्लास। रिपीट, 3 एसेट क्लास है, एक होता है सेफ एसेट क्लास, सेकेंड होता है मीडियम रिस्क एसेट क्लास, थर्ड होता है हाई रिस्क एसेट क्लास। एज एन इन्वेस्टर हमको तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। 33% हमको सेफ एसेट क्लास में करना है, 33% हमको मीडियम रिस्क एसेट क्लास में करना है, 33% हमको हाई रिस्क एसेट क्लास में करना है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना जरूरी है। जितना हो सके आप सेफ एसेट क्लास में ज्यादा कीजिए। इफ इनकम इज लेस, इफ इनकम इज मोर, देन आप रिस्क एसेट क्लास में ज्यादा कर सकते हैं। बट एज ए टर्म रूल 33% सेफ, 33% मीडियम रिस्क, 33% हाई रिस्क। बट कैसे हमको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन से एसेट क्लास को बिलोंग करता है? हर एसेट क्लास के पैरामीटर्स रहते हैं। समझो प्रोडक्ट उस पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो उस एसेट क्लास को बिलोंग करता है। जैसे सेफ एसेट क्लास का पैरामीटर होता है जो भी रिटर्न्स मिले, सेफ एसेट क्लास के प्रोडक्ट्स का जो भी रिटर्न्स मिलेगा वो गारंटेड मिलेगी। गारंटेड मतलब रिटर्न चेंज नहीं होने वाला है, रिटर्न सेम रहेगा बट गारंटेड रहेगा, एंड इक्वल टू रेपो रेट रहेगा, रेपो रेट के आजू बाजू रहेगा। सेकेंड, सेफ एसेट क्लास का रिटर्न टैक्स फ्री रहेगा। आई रिपीट, सेफ एसेट क्लास का रिटर्न टैक्स फ्री रहेगा। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। आई रिपीट, जो भी सेफ एसेट क्लास के प्रोडक्ट है उसमें आपको रिटर्न्स रेपो रेट के आजू बाजू मिलेगा बट गारंटीड मिलेगा। गारंटीड मतलब रिटर्न चेंज नहीं होगा सेफ एसेट क्लास का प्रोडक्ट्स का रिटर्न्स। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स फ्री रहेगा, उसमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। कल इवन कंपनी कोलैप्स हुआ पूरा पैसा वापस मिलेगा।
सेकेंड होता है मीडियम रिस्क एसेट क्लास प्रोडक्ट। मीडियम रिस्क एसेट क्लास प्रोडक्ट में आपको अप टू 5% ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है ओवर रेपो रेट। तो रेपो रेट 6.5 है, अप टू 11.5 मिल सकता है। रेपो रेट 5 है, अप टू 10 मिल सकता है। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न टैक्स फ्री भी रह सकता है, टैक्सेबल भी रह सकता है। एंड थर्ड, कैपिटल प्रोटेक्शन 100% नहीं रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्शन पार्टली रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टली? समझो कंपनी कोलैप्स होता है, पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, पार्टली मिलेगा। थर्ड, हाई रिस्क एसेट क्लास का प्रोडक्ट में आपको मोर देन 5% रिटर्न ओवर रेपो रेट मिलता है। समझो आपका रेपो रेट इज अराउंड 6.5, आपको मोर देन 11.5 मिलेगा। रेपो रेट 5 है, मोर देन 10 मिलेगा। रेपो रेट 7 है, मोर देन 12 मिलेगा। बट रिटर्न्स 100% टैक्सेबल रहेगा। हाई रिस्क में रिटर्न्स 100% टैक्सेबल रहेगा। एंड हाई रिस्क एसेट क्लास के प्रोडक्ट का रिटर्न टैक्सेबल होना चाहिए। टैक्सेबल मतलब गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स किया हुआ है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो कैपिटल प्रोटेक्शन, इनफैक्ट जीरो कैपिटल प्रोटेक्शन। मिला तो मिला, नहीं मिला तो इट इज जस्ट लाइक ए डोनेशन विदाउट ए सेक्शन 80G सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क एसेट क्लास में द वर्ड रिस्क होने के कारण, रिपीट, वर्ड रिस्क होने के कारण आपको रिटर्न्स थोड़ा कम भी हो सकता है। बट बिकॉज रिस्क है तो रिटर्न ज्यादा भी आपको मिल सकता है। तो कस्टमर को मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर, आई रिपीट, मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर हमको क्या करना है, हमको टेक केयर करना है। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं 33% हमको सेफ एसेट क्लास में करना है, 33% हमको मीडियम रिस्क एसेट क्लास में करना है, एंड 33% हमको हाई रिस्क एसेट क्लास में करना है। अभी फ्रेंड्स, मैंने एक टर्म रूल बना है, कौन सा इनकम ग्रुप वाले कौन से एसेट क्लास को इन्वेस्ट करना है। तो एज एन इन्वेस्टर हमारा इनकम लेस देन 12 lakhs पर एनम है, तो 100% हमको सेफ एसेट क्लास में डालना है। हमारा इनकम इज मोर देन 12 lakhs पर एनम, लेस देन 24 lakhs पर एनम, 50% सेफ एसेट क्लास, 50% मीडियम रिस्क एसेट क्लास। हमारा इनकम मोर देन 24 lakhs पर एनम, देन 33% सेफ एसेट क्लास, 33% मीडियम रिस्क एसेट क्लास, 33% हाई रिस्क एसेट क्लास। तो मैंने एक टर्म रूल बना है कि हमारा इनकम मोर देन 24 lakhs रहा तो ही हमको हाई रिस्क एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। इनकम लेस देन 12 lakhs ला तो सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। इनकम ज्यादा रहा तो हाई रिस्क में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में सेफ एसेट क्लास में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं फ्रेंड्स? एक आता है पीपीएफ, जो भी कैपिटल प्रोटेक्टेड है, पीपीएफ है, पोस्ट ऑफिस है, फिर एलआईसी है, ये सब कैपिटल प्रोटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड। जहां पे 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड है वो सेफ एसेट क्लास को बिलोंग करता है। मीडियम रिस्क में कौन कौन से आते हैं? मीडियम रिस्क में आपके एसआईपी मीडियम रिस्क में आता है। फिर बैंक डिपॉजिट्स भी मीडियम रिस्क है क्योंकि 100% कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं है। एंड थर्ड, आपके प्रॉपर्टी को भी आजकल मीडियम रिस्क बोलते हैं बिकॉज एक रेगुलेटर आ गया है, इसके प्रॉपर्टी में उतना प्रॉब्लम्स नहीं है जितना पहले हुआ करता था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। आज रेरा आने के बाद उतना प्रॉब्लम्स नहीं है, तो प्रॉपर्टी को हम मीडियम रिस्क में भी इंक्लूड किया गया है। एंड हाई रिस्क में फ्रेंड्स, आपके शेयर मार्केट के हर प्रोडक्ट हाई रिस्क में आता है। देखो, ब्लू चिप कंपनी भी शेयर मार्केट में स्ट्रगल कर रही है, वीडियोकॉन, जेट एयरवेज, ये सब ब्लू चिप कंपनी था, बट वो भी स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में एवरी टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट हाई रिस्क में आता है। सेकेंड, आपका वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क एसेट क्लास में आता है। लीगलाइज बेटिंग हाई रिस्क एसेट क्लास में आता है। तो एज एन इन्वेस्टर आई एम वेरी क्लियर, अब तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, 33, बट इनकम काफी कम है तो 100% सेफ में करना चाहिए। इनकम ज्यादा रहा तो ही मीडियम रिस्क हाई रिस्क में करना जरूरी है। बट एसेट एलोकेशन के बेसिस पे करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं जाएगा। पूरा हाई रिस्क में करेंगे वो भी गलत है, पूरा सेफ एसेट क्लास में करेंगे वो भी गलत है। कहीं ना कहीं आपको रूल को फॉलो करना है, 33 इट इज द बेस्ट वे टू डू इन्वेस्टमेंट इन टुडेज सिनारियो। बट मैं जस्ट एक रिपीट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा रहा तो ही हाई रिस्क करना चाहिए, इनकम कम रहा तो सेफ एंड मीडियम रिस्क में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट था एसेट एलोकेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी श्योर काफी इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट सुनेंगे। इज लॉक्ड एफडी, एक कॉन्सेप्ट है लॉक्ड एफडी का, जहां पे एफडी लॉक्ड एफडी होता है। एफडी दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है लिक्विड एफडी जो बैंक्स देती है, और एक होता है लॉक्ड एफडी जो इंश्योरेंस कंपनीज देती है। रिपीट, एक लिक्विड एफडी है जो बैंक्स देती है, लॉक्ड एफडी इंश्योरेंस कंपनीज देती है। इंश्योरेंस कंपनी में एक सिंगल पेमेंट एन्युटी प्लान है विच वर्क्स लाइक ए लॉक्ड एफडी। फ्रेंड्स, आजकल है ना पैसिव इनकम का एक इंपॉर्टेंस क्रिएट हो चुका है। पैसिव इनकम का मतलब है बिना एक्टिविटी किए जब हमको इनकम जनरेट होता है उसे पैसिव इनकम कहते हैं। बिफोर कोविड हमको पैसिव इनकम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि हमको ऐसा कभी
हमारा ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं था कि एक्टिव इनकम बंद होगा, बट कोविड ने हमको एक लेसन दिया हुआ है कि एक्टिव इनकम कभी भी बंद हो सकता है। जब एक्टिव इनकम बंद होता है तो पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को रिप्लेस करना चाहिए। पैसिव इनकम मतलब बिना एक्टिविटी के हमको इनकम मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी रेंटल प्रोडक्ट एक पैसिव इनकम प्रोडक्ट है, बट आपने सुना रहेगा प्रॉपर्टी रेंटल में आज यील्ड अच्छा नहीं है। Yield is coming to 2.53%. In today's scenario, property rental is not a good option for passive income. वैसे ही किसी का बिजनेस में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट जनरेट करना भी इज वेरी वेरी हाई रिस्क, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए ग्रेट प्रोडक्ट फॉर जनरेटिंग पैसिव इनकम। तो आज के दिन में बेस्ट प्रोडक्ट फॉर जनरेटिंग पैसिव इनकम इज फिक्स डिपॉजिट। सेफ प्रोडक्ट फॉर जनरेटिंग पैसिव इनकम इज फिक्स डिपॉजिट। आप एक एफडी में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसिव इनकम की तरह वर्क होगा। और इंडिया में आपके पास दो तरह के एफडी से, एक है लिक्विड एफडी जो बैंक्स देती है, एक है लॉक्ड एफडी जो इंश्योरेंस कंपनी देती है। लिक्विड एफडी का फीचर्स है आपका इंटरेस्ट रेट लिक्विड है, कभी भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। सेकेंड, आपका इन्वेस्टमेंट भी लिक्विड है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। थर्ड, उसमें 100% कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्शन अप टू 5 लाख रहेगा। एंड फोर्थ, आपके इंटरेस्ट रेट अराउंड 7% है आसपास, जो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। लॉक्ड एफडी का एडवांटेज है आपका इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाता है। आई रिपीट, लॉक्ड एफडी का एडवांटेज इंटरेस्ट रेट। लॉक्ड एफडी का मतलब है सपोज आज आपको 6.5 का इंटरेस्ट रेट है और लाइफ टाइम के लिए लॉक्ड होता है, 20 साल के बाद भी 6.5 रहेगा, 30 साल के बाद भी 6.5 रहेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है। जिन्होंने 25 साल पहले लॉक्ड एफडी में इन्वेस्ट किया था उनको 12.68 का रिटर्न्स मिला था, आज भी उनको 12.68 का मिल रहा है। जिन्होंने 2000 में 20 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको 10.83 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, आज भी उनको 10.83 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आज इंटरेस्ट रेट अराउंड 6.5-6.7% है, जो आज का रेट मिलेगा वो लाइफ टाइम सेम रहेगा। तो लॉक्ड एफडी का बेस्ट एडवांटेज है इंटरेस्ट रेट लाइफ टाइम लॉक हो जाता है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट भी लॉक हो जाता है। क्यों इन्वेस्टमेंट लॉक होता है? एग्जिट करोगे तो एग्जिट पेनल्टी, एग्जिट पेनल्टी होने के कारण इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं करते हैं, और जब इन्वेस्टर एग्जिट नहीं करेंगे तो एफडी क्या हो जाएगा? लॉक्ड हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, पैसिव इनकम का मतलब क्या है? इनकम हर महीना आना चाहिए, इनकम कभी रुकना नहीं चाहिए। लॉक्ड एफडी में इनकम कभी नहीं रुकेगा, इनकम आता रहेगा एंड इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? लॉक होगा। 100% उसमें कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगी, 100% आपका पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है 100% उसमें कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है। एंड फोर्थ, इंटरेस्ट रेट अराउंड 6.5-7% है, जो कभी चेंज नहीं होगा। तो मेरा ऐसा कम्युनिकेशन है कि एफडीज में इन्वेस्ट करना है फॉर क्रिएटिंग पैसिव इनकम। एंड दोनों तरह का एफडी होना चाहिए, लिक्विड भी होना चाहिए, लॉक भी होना चाहिए। 50% लिक्विड में होना चाहिए, 50% लॉक में होना चाहिए। आई एम ऑफ द ओपिनियन पूरा 100% लिक्विड में नहीं होना चाहिए, एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन 100% लॉक में नहीं होना चाहिए। 100% लिक्विड में होगा तो मे बी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, और मे बी इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म लॉक नहीं होगा। 100% लॉक में रहेगा तो मे बी कल आपको पैसों की जरूरत है तो आप है ना विड्रॉ नहीं कर सकते, तो 100% लॉक में नहीं डालना है। 50% लिक्विड, 50% लॉक, बट लॉक्ड एफडी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। कि आज मैंने रेपो रेट के बारे में जानकारी दिया था, उस रेपो रेट के बारे में मैंने जब जानकारी दिया था मैंने कम्युनिकेट किया आने वाले दिनों में इंडिया का रेपो रेट 1 to 2 हो सकता है, और जब रेपो रेट 1 to 2 होगा आने वाले सालों के एफडी रेट 3-4% हो सकता है। इसके लिए आज का रेट का एफडी लॉक करना जरूरी है। आई रिपीट, 1990 से 2000 जिन्होंने भी लॉक्ड एफडी में डाला उस टाइम का रेट 12.68 था। तो समझो किसी ने 10 लाख डाला रहेगा उनको 1,26,800 का उस टाइम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, आज भी सेम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आज वो अमाउंट समझो एक बैंक में डालते हैं आपको अराउंड 70,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, अराउंड 50,000 का इंटरेस्ट कम मिल रहा है इन लिक्विड एफडी एज कंपेयर टू ए लॉक्ड एफडी। लॉक्ड एफडी का एक ही एडवांटेज है, आज का इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म के लिए लॉक होता है। तो 50% लिक्विड एफडी में होना चाहिए और 50% किस में होना चाहिए? लॉक्ड एफडी। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पैसिव इनकम क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड लॉक्ड एफडी। पैसिव इनकम फ्रेंड्स मैं रिपीट करता हूँ, पोस्ट कोविड हमको एक इंपॉर्टेंट लेसन मिला है कि अलोंग विद एक्टिव इनकम हमारा पैसिव इनकम होना जरूरी है। प्रॉपर्टी रेंटल एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हुआ करता था फॉर पैसिव इनकम, आज यील्ड काफी कम है। जैसा मैं बोरीवली में रहता हूँ और 2 करोड़ का एक फ्लैट है, उनका रेंटल इज अराउंड 40-45,000। वही 2 करोड़ आप लॉक्ड एफडी में जाओगे आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा अराउंड 1,10,000, ऑलमोस्ट 60-70,000 आपको ज्यादा मिलेगा व्हेन इट कम्स टू लॉक्ड एफडी ओवर ए प्रॉपर्टी रेंटल। इसके लॉक्ड एफडी और लिक्विड एफडी इज बेस्ट प्रोडक्ट फॉर क्रिएटिंग पैसिव इनकम। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने आज एजुकेट किया, दैट इज लॉक्ड एफडी।
फोर्थ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी दो ही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इट विल टेक अंडर 10 minutes बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन. फोर्थ कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग. फ्रेंड्स इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग मैंडेटरी हो चुका है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एडवांसेस इन मेडिकल केयर, बिकॉज ऑफ नो इम्प्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल, इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल, इम्प्रूव्ड फूड, इम्प्रूव्ड एक्सरसाइजेस, मेडिक्लेम पॉलिसी के कारण आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है. एंड जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग मैंडेटरी हो जाता है. रिपीट, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग मैंडेटरी हो जाता है. कोई भी देश में रिटायरमेंट के टाइम इनकम 3 अलग-अलग जगह से आना चाहिए. कोई भी देश में रिटायरमेंट के टाइम इनकम 3 अलग जगह से आना चाहिए. एक होता है पेंशन इनकम, कि आपको इनकम पेंशन के रूप में मिलना चाहिए. रिपीट, इनकम किस रूप में मिलना चाहिए? पेंशन के रूप में. पेंशन मतलब मंथली फॉर्म या ईयरली फॉर्म में मिलता रहेगा आफ्टर एज 60. सेकेंड होता है कॉर्पस इनकम के रूप में मिलना चाहिए. एक बड़ा कॉर्पस मिलना चाहिए एज 60 में, जो हम बैंक में रखेंगे, उससे विड्रॉ करके हम अपना रिटायरमेंट टेक केयर करेंगे. एंड थर्ड होता है रिवर्स मॉर्गेज. रिवर्स मॉर्गेज का मतलब है आपको ना आपका खुद का घर आप बैंक को दे सकते हो आफ्टर एज 60. आई रिपीट, खुद का घर हम बैंक को दे सकते हैं आफ्टर एज 60. बैंक 50% वैल्यूएशन लेती है घर का, एंड वो 50% सीनियर सिटीजन को डिसबर्स करती है ओवर पीरियड ऑफ 20 years. एंड जैसे सीनियर सिटीजन का डेथ होता है, बैंक प्रॉपर्टी ले लेता है, बैंक प्रॉपर्टी लिक्विडेट करता है, जितना सीनियर सिटीजन ने लिया है वो डिडक्ट करके बैलेंस अपने नॉमिनी को देता है. रिवर्स मॉर्गेज इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है. इंडिया में आ चुका है 2008 में, बट इंडिया में नॉर्मली हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं एंड वो कंटिन्यू रहने वाला है. बट रिवर्स मॉर्गेज हम कब करेंगे? जब हमारे पास पेंशन इनकम प्लानिंग नहीं रहेगा, कॉर्पस इनकम प्लानिंग नहीं रहेगा. पेंशन इनकम रहेगा, कॉर्पस इनकम रहेगा, तो रिवर्स मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है. पेंशन इनकम नहीं रहेगा, कॉर्पस इनकम नहीं रहेगा, तो ही हमको रिवर्स मॉर्गेज करने की जरूरत है. बट फ्रेंड्स, पेंशन इनकम एंड कॉर्पस इनकम से ही हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए. एंड आप सभी लोग मुझसे एग्री करोगे, मैं आपको ऑप्शन पूछूं पेंशन इनकम और कॉर्पस इनकम में आपको कौन सा टाइप का इनकम आपको प्रेफरेंस है? आप डेफिनेटली पेंशन इनकम बोलेंगे. तो कॉर्पस इनकम का डिसएडवांटेज क्या है? इंडिया में मैंने एक देखा है, आप भी सभी लोग एग्री करोगे, बड़ा कॉर्पस रहेगा तो खर्चा भी हो जाता है आफ्टर 60. पेंशन के रूप में रहेगा तो हम करेक्ट खर्चा करेंगे, कॉर्पस के रूप में रहेगा तो मे बी हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे. अमेरिका में एक रूल है, 4% कॉर्पस रूल. अमेरिकन क्या करते हैं, जो भी कॉर्पस जमा होता है 60 में, वो बैंक में रखते हैं. हर साल डिसिप्लिन होके 4% विड्रॉ करते हैं. 1 करोड़ का कॉर्पस है, 4 लाख विड्रॉ करते हैं, तो कॉर्पस 30 साल तक चलता है. इंडिया में हम 1 करोड़ हमारे कॉर्पस होगा तो मे बी हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे. एक साल 4% करेंगे, नेक्स्ट ईयर 8% भी कर सकते हैं, 6% भी कर सकते हैं. इसके लिए आई एम वेरी श्योर आप मुझसे एग्री करोगे, बेस्ट वे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में इनकम किस तरह से आना चाहिए? पेंशन इनकम की तरह से आना चाहिए. पेंशन इनकम से आएगा तो इट इज बेस्ट वे. एंड मैं इसमें एक और आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, पेंशन इनकम क्या आपको गारंटेड पेंशन चाहिए कि नॉन गारंटेड चाहिए? आई एम वेरी वेरी श्योर आप बोलोगे गारंटेड पेंशन चाहिए, कि पेंशन भी गारंटेड होना चाहिए. आई एम ऑफ द ओपिनियन पेंशन 50% गारंटेड पेंशन प्लानिंग करना चाहिए, 50% नॉन गारंटेड पेंशन प्लानिंग करना चाहिए. आई रिपीट, आप जब पेंशन प्लानिंग करते हो 50% गारंटेड पेंशन प्लानिंग करना चाहिए, 50% नॉन गारंटेड करना चाहिए. गारंटेड मतलब 100% आपको इनकम मिलना चाहिए, जो आप अभी से प्लान कर रहे हो वो मिलना चाहिए. नॉन गारंटेड मतलब जो आप एज्यूम कर रहे हो उसके आजू बाजू मिलेगा. तो फ्रेंड्स अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, आई एम ऑफ द ओपिनियन, आई एम ऑफ द ओपिनियन जब भी आप कोई भी पेंशन प्लानिंग करते हो, आई एम ऑफ द ओपिनियन आप गारंटेड पेंशन प्लानिंग में भी कर सकते हो, नॉन गारंटेड पेंशन प्लानिंग में भी कर सकते हो. आप कोई भी प्रोडक्ट में पेंशन प्लानिंग कर सकते हो, जो अवेलेबल है सभी प्रोडक्ट में कर सकते हो. बट जब भी करोगे आपको 3 चीजों का टेक केयर करना है. फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेक केयर करना है जो पेंशन मिल रहा है वेदर वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेंशन मिल रहा है क्या वो टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है. सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेंशन रेट मिल रहा है क्या वो गारंटीड है, नॉन गारंटीड है. एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन मिलने के बाद क्या हमारा कॉर्पस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है. रिपीट, जब भी आप कोई भी पेंशन प्लानिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो, 3 चीजों का आपको टेक केयर करना है. फर्स्ट, पेंशन जो मिल रहा है आने वाले दिनों में क्या उसमें टैक्स लगेगा या टैक्स फ्री रहेगा. सेकेंड, पेंशन रेट जो मिलेगा वेदर वो गारंटीड रहेगा, नॉन गारंटीड रहेगा. और थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन मिलने के बाद क्या हमारा कॉर्पस इंक्रीज होगा, नहीं होगा. तो ये 3 चीजों का आपको टेक केयर करना बहुत जरूरी है.
आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, बट ये 3 पॉइंट का टेक केयर कीजिए। 3 पॉइंट का टेक केयर करोगे तो आपका पेंशन प्लानिंग कभी गलत नहीं जाएगा। तो मैं ना आपको एक ना टेबल बता रहा हूँ, जो एक आइडिया दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कि इंडिया में अलग अलग प्रोडक्ट है पेंशन प्लानिंग के लिए, बट उसका क्या क्या सिनारियो हो सकता है। जैसा बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल एसआईपी में जमा कर रहे हैं, और क्या सोच है, एसआईपी में जमा किया हुआ रकम हम पेंशन प्लान में डालेंगे। आई रिपीट, एसआईपी में जमा किया हुआ रकम आफ्टर 2030 हम पेंशन प्लान में डालेंगे। जब हम पेंशन प्लान में डालेंगे, प्लीज नोट, जो पेंशन प्लान रहेगा उसका रिटर्न टैक्सेबल होगा। जो पेंशन रेट होगा वो नॉट गारंटीड होगा। आज नहीं पता चलेगा, कब पता चलेगा? 20-30 साल के बाद। एंड इवन पेंशन मिलने के बाद जो कॉर्पस इंक्रीज होगा वो नहीं होगा, कॉर्पस सेम रहेगा, इट विल नॉट बी इंक्रीजिंग। बहुत सारे नो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पीपीएफ में पैसे को जमा करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एंड पीपीएफ का जमा हुआ अमाउंट वो पेंशन प्लान में डालेंगे आफ्टर एज 60। उसमें भी पेंशन रेट नॉट गारंटीड, पेंशन टैक्सेबल, और पेंशन मिलने के बाद कॉर्पस नॉट इंक्रीजिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है एक एंडोमेंट प्लान, इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट करो, और 20-25 साल के बाद उसका मैच्योरिटी आप पेंशन प्लान में डालो। उसमें भी पेंशन टैक्सेबल है, पेंशन रेट नॉट गारंटीड है, और कॉर्पस आफ्टर पेंशन नॉट इंक्रीजिंग है। फिर आजकल एक पॉपुलर प्रोडक्ट है नेशनल पेंशन स्कीम, जो हमने इंस्पिरेशन लिया है इस प्रोडक्ट का फॉर्म अमेरिका का एक प्लान है 401k प्लान, वहां से इंस्पिरेशन लिया हुआ है नेशनल पेंशन स्कीम। बट एनपीएस का भी प्रॉब्लम है कि पेंशन रेट गारंटी नहीं है, पेंशन टैक्सेबल है, और पेंशन मिलने के बाद कॉर्पस इंक्रीज नहीं होता। अभी गवर्नमेंट सोच रही है पेंशन रेट को गारंटी करना एनपीएस में, क्योंकि एनपीएस अभी एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, बट पेंशन रेट अब तक गारंटी नहीं है। लास्ट वीक ये पेपर में आर्टिकल आया था, पॉसिबल है गवर्नमेंट फ्यूचर में पेंशन रेट गारंटी देगी, बट एज ऑफ नाउ पेंशन टैक्सेबल है, पेंशन रेट नॉट गारंटीड है, पेंशन मिलने के बाद कॉर्पस नॉट इंक्रीजिंग है। फिर एक सेगमेंट आता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, मैं मार्केट नहीं कर रहा हूं, बट वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट नेम इज गारंटीड इनकम प्लान। प्रोडक्ट का सेगमेंट है गारंटीड इनकम प्लान, जो एवरी इंश्योरेंस कंपनी देती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी में उस प्रोडक्ट का नाम है उमंग। एलआईसी में 2 प्रोडक्ट है, उमंग, उत्सव। तो उमंग एलआईसी का जो प्रोडक्ट है उमंग, उसका एडवांटेज है जो पेंशन मिलेगा और टैक्स फ्री मिलेगा। समझो आप 5 लाख के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जो पेंशन मिलेगा और टैक्स फ्री मिलेगा। पेंशन रेट आज से गारंटी होगा, और पेंशन मिलने के बाद भी कॉर्पस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। रिपीट, जो पेंशन रहेगा वो टैक्स फ्री होगा, पेंशन रेट गारंटी होगा, पेंशन मिलने के बाद भी कॉर्पस इंक्रीज होगा। तो एक सेगमेंट आ गया गारंटीड इनकम प्लान, एवरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है। एलआईसी में 2 प्रोडक्ट है गारंटीड इनकम प्लान का, एक है उमंग और एक है उत्सव। उमंग का एडवांटेज है कि आपका कॉर्पस इंक्रीज होता है आफ्टर पीपीटी। उत्सव का कॉर्पस सेम रहता है आफ्टर पीपीटी, बट उत्सव में एडवांटेज है लाइफ टाइम तक पेंशन मिलेगा गारंटेड, उमंग में अप टू एज 100 पेंशन मिलेगा गारंटेड। अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड्स, अभी पेंशन प्लानिंग के लिए आपको गारंटेड पेंशन प्लानिंग करना है, 50% आपको गारंटेड इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई रिपीट, 50% आपको गारंटेड इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और बचा हुआ 50% आप एनपीएस या पीपीएफ या एसआईपी या एंडोमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ होगा, रेपो रेट डाउन होगा, और जैसा रेपो रेट डाउन होगा पेंशन रेट डाउन होगा। तो फ्रेंड्स, 50% गारंटीड पेंशन प्लान में करना है, और 50% नॉन गारंटीड में करना है, 50% गारंटीड इनकम प्लान में करना जरूरी है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप अपने एडवाइजर जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे गारंटीड इनकम प्लान का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। Huge investment has come in guaranteed income plan in the last couple of years. Huge investment across insurance company. LIC का जो उमंग उत्सव है काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत सारे क्रोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज कम ओनली बिकॉज, प्लीज अंडरस्टैंड, पेंशन रेट गारंटीड है, पेंशन टैक्स फ्री है, एंड इवन पेंशन मिलने के बाद कॉर्पस इंक्रीज हो रहा है। इवन फॉर एनआरआईज ना, एनआरआईज काफी सारे इन्वेस्टमेंट गारंटीड इनकम प्लान में कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कंट्री में जो पेंशन प्लान है, एनपीएस हो या उनके कंट्री का 401 है, ना पेंशन रेट गारंटीड है, ना पेंशन टैक्स फ्री है, और पेंशन मिलने के बाद कॉर्पस इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स गारंटीड इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना जरूरी है। मैं जस्ट आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, 50% गारंटीड इनकम प्लान में कीजिए, और 50% आप नॉन गारंटीड में कीजिए, क्योंकि नॉन गारंटीड में थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल सकता है, बट वहां पे कुछ गारंटीड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था रिटायरमेंट प्लानिंग। लास्ट फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग। मैं क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स, बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग में आपको मेजोरिटी चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से करना है। रिपीट, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग मेजोरिटी
आपको चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से करना है। एटलीस्ट 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से करना है, क्योंकि जब आप बच्चों का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, अब बच्चों का इंश्योरेंस नहीं कर रहे, बच्चों का एजुकेशन का इंश्योरेंस कर, आई रिपीट, जब बच्चों का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, हम बच्चों का इंश्योरेंस नहीं कर रहे, हम बच्चों का एजुकेशन का इंश्योरेंस कर रहे हैं। एजुकेशन का इंश्योरेंस मतलब पेरेंट रहे या ना रहे, बच्चों को एजुकेशन के टाइम पैसा आएगा। आई रिपीट, पेरेंट रहे या ना रहे, बच्चों को एजुकेशन के टाइम पैसा आएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, इनकेस बीच में पेरेंट को कुछ हो जाता है, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में रिमेनिंग ईयर्स प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी भरती है, और पैसा जब भी एजुकेशन ईयर्स में आने का टाइम रहता है, उस टाइम पैसा बच्चों को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन, 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से कीजिए फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। 35% आप बाकी इन्वेस्टमेंट से कीजिए जहां आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। बट आपको चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से क्यों करना है, आपको दोनों ऑब्जेक्टिव टेक केयर करना है, पेरेंट का रहना, पेरेंट का नहीं रहना। तो अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम प्लान करते हैं, हमको एजुकेशन ईयर्स का प्लानिंग करना है। समझो न्यूबॉर्न बेबी, तो हमको ऐसा प्लान करना है कि मनी शुड कम राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग टू सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन। मनी हर ईयर आना चाहिए फ्रॉम एज 17 टू एज 22। तो हम जब भी कभी भी प्लानिंग करेंगे, हमको ये प्लान करना है कि पैसा यही साल आना है। तो जो भी टर्म लेंगे, हमको इंश्योर करना है टर्म उसी साल आना चाहिए जब एजुकेशन ईयर स्टार्ट होगा। बट 65% ऑफ द प्लानिंग चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से ही होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज है ना, हमको दोनों एजम्पशन टेक केयर करना है जब भी एजुकेशन प्लानिंग करते हैं। दोनों एजम्पशन, हमारा रहना, हमारा नहीं रहना, इसके लिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 65% आप चाइल्ड एजुकेशन प्लान। रिपीट, जब आप चाइल्ड इंश्योरेंस से करते हो, आप बच्चों के एजुकेशन का इंश्योरेंस करते हो। आप बच्चों का इंश्योरेंस नहीं कर रहे हो, बच्चों का एजुकेशन। एक नया कॉन्सेप्ट, जब मेडिक्लेम होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, जैसा मोटर इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही बच्चों का एजुकेशन का भी इंश्योरेंस आता है। ओके, कब आता है, जब आप चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान लेते हो। तो आप अपने एडवाइजर को पूछ सकते हो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में। बट आई मीन ऑल्सो से पूरा 100% इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स थोड़ा कम है। 65% होना चाहिए, 35% अदर प्रोडक्ट्स में होना चाहिए, SIP, अदर प्रोडक्ट, जिसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रिटर्न्स भी अच्छा होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट टेक केयर होगा चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस का। सुकन्या समृद्धि कह के गवर्नमेंट का भी एक स्कीम है, बट उसमें भी एक ड्रॉबैक है। इनकेस पेरेंट को डेथ होता है तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। पेरेंट का नहीं होता है तो हर साल क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स एजुकेट किया हुआ है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज फाइनेंशियल प्लानिंग टर्म रूल। सेकंड कॉन्सेप्ट वाज एसेट एलोकेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट वाज लॉक्ड FD। फोर्थ कॉन्सेप्ट वाज आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। एंड फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज चाइल्ड इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने आज एजुकेट किया। तो जस्ट समराइज करता हूँ फ्रेंड्स। स्टार्टिंग मैंने बताया था कि इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। सेकेंड पार्ट में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स एजुकेट किया हुआ है। फ्रेंड्स, अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, first, before I start the question answer, I would like to thank all the investors for coming in good numbers today and making this meeting a success. आपको जिस एडवाइजर ने बुलाया था, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एडवाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। आई एम वेरी वेरी श्योर आप सभी को अच्छा इंफॉर्मेशन आज मिला है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर वो इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग इन ए करेक्ट मैनर। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द एडवाइजर जिन्होंने इन्वेस्टर्स को आज इनवाइट किया था, तो जस्ट गो एंड मीट द इन्वेस्टर एंड जस्ट उनका फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉपर रिव्यू कीजिए। ऑलरेडी आपने उनको अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करके दिया है, बट एक रिव्यू कीजिए आफ्टर टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, I would also like to take this opportunity to just communicate one more thing. Very few advisors ऐसे इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड दे डू दिस इन्वेस्टर मीट ओनली विद वन इंटेंशन कि इन्वेस्टर्स को अपग्रेडेड नॉलेज मिलना चाहिए। तो आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द एडवाइजर जिन्होंने ये इन्वेस्टर मीट रखा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इन्वेस्टर्स को कि आप अपना ओपिनियन दे दीजिए आज का सेशन का, सो दैट it will help the advisor to understand whether they can keep such meets even in